मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है हम लोग का ज्वार और भाटा, ईव एंड टाइड। और इसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे वन बाय वन। पहले कि ईव क्या है, ज्वार क्या है, आप नोट करते चले जाएंगे जैसे जैसे हम लोग लिख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दैट, उसी के अनुसार प्रश्न पूछा जाता है। ज्वार क्या है, दूसरा में है भाटा क्या है। ज्वार को इंग्लिश में कहा जाता है ईव और भाटा को कहा जाता है टाइड। इसका मतलब क्या हुआ, ईव एंड टाइड। ज्वार और भाटा क्या है, ईव एंड टाइड क्या है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ज्वार भाटा होने का क्या कारण है। कुछ तो कारण होगा, तो जी सर होगा। और ज्वार भाटा कब कब होता है, कब कब होता है, व्हेन, ये भी एक प्रश्न है। ज्वार भाटा कब होगा, ईव एंड टाइड कब होगा, इसको भी हम लोग को देखना है। क्लियर, तो जी सर। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग को देखना है ज्वार भाटा का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या परिणाम निकलेगा। राइट, प्रभाव बोले तब या परिणाम बोले तब। परिणाम का मतलब क्या होता है, रिजल्ट। परिणाम का मतलब होता है कंसिक्वेंसेस, यानी ज्वार भाटा का क्या परिणाम निकलेगा या ज्वार भाटा का क्या प्रभाव होगा। दैट्स क्लियर। और इसके बाद एक हम लोग देखेंगे प्रकार, कि आखिर ज्वार भाटा होता है तो ज्वार भाटा का कुछ प्रकार भी है क्या, कुछ टाइप भी है क्या। अलग अलग प्रकार का ज्वार और भाटा होता है। ईव एंड टाइड को अलग अलग टाइप से देखा जाता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। और यहां से वन बाय वन प्रश्न पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहां से प्रश्न पूछा ही जाता है। दैट्स क्लियर, समझ में आ गया। इतना नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब चलते हैं, एक एक समझते हैं, वर्ड बाय वर्ड समझते हैं कि आखिर ज्वार क्या है और भाटा क्या है, ईव किसे कहा जाता है और टाइड किसे कहा जाता है। तो देखिए, जब समुद्र का लहरा पानी ऊपर की ओर उठने लगे और किसी विशेष कारण से, ऐसा नहीं कि बिना कारण का उठेगा, समुद्र का पानी ऊपर की ओर उठने लगे, इस तरह से देख रहे हैं ना, सी लेवल ऊपर की ओर आ रहा है। एक और डायग्राम से हम समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से हमारा समुद्र है, यहां तक पानी भरा हुआ है समुद्र में, आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से समुद्र में पानी भरा हुआ है। क्लियर। और जब इस धारा में अपलिफ्टिंग आने लगे, देखिए ऐसे ऊपर की ओर उठने लगा, ऐसे देख रहे हैं ना, और भी ऊपर उठ सकता है। तो जब समुद्र का लहरा, समुद्र का पानी ऊपर उठेगा, लेकिन इतना तय है कि सतह से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि पृथ्वी से ऊपर जाएगा, जा भी सकता है। पृथ्वी से अगर ऊपर आएगा तो पृथ्वी के सतह पर आ जाएगा, जा भी सकता है। कई बार ऐसा होता है, लहरा इतना प्रभावकारी होता है कि तट मतलब लैंडमास, स्थल पर आपको यह दिखाई दे देगा, स्थल पर यह आपको प्रेजेंट होता हुआ दिखाई दे देगा। क्लियर। तो समुद्र का पानी का ऊपर उठना, समुद्र के पानी का ऊपर उठना क्या है, ज्वार है। और इसी ज्वार को इंग्लिश में कहा जाता है
इब। तो आपको समझ में आ गया ज्वार क्या है। ऑप्शन पूछेगा ज्वार क्या है, आंसर होगा समुद्र के पानी का समुद्र के सतह से ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। और अब इसका अपोजिट हम लोग चलेंगे, भाटा पूछेगा। भाटा क्या है? भाटा का मतलब होता है टाइड। भाटा का मतलब क्या होता है? टाइड। अब दोनों को एक साथ हम लोग मिला देंगे। भाटा का मतलब होता है पानी का नीचे गिरना। अगर मान लीजिए यह आपका ऐसे समुद्र है, यह पानी का सतह है समुद्र में, दैट्स क्लियर। समुद्र में पानी का सतह है और यदि इसका लेवल नीचे आ रहा है, ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे टाइड हो रहा है, इसको हम लोग कहेंगे भाटा हो रहा है, राइट। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पानी ऊपर उठा है तो पानी नीचे भी गिरेगा, समुद्र का लहरा अगर ऊपर गया है तो वह नीचे भी आएगा, इस बात की गारंटी है, निश्चित रूप से वह नीचे आएगा। तो नीचे आने को हम लोग भाटा कहे और ऊपर जाने को हम लोग ईब कहे। अब दोनों को यदि हम लोग एक साथ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? ईब एंड टाइड। ईब एंड टाइड यानी ज्वार और भाटा, ज्वार एवं भाटा, दैट्स क्लियर। ईब एंड टाइड, ज्वार एवं भाटा, यह हमारा हो जाएगा ज्वार भाटा, ईब एंड टाइड। अब आपको लग रहा होगा कि ये ज्वार भाटा क्यों होता है और इसके बारे में कैसे लोगों को पता चला। तो देखिए, ज्वार भाटा के बारे में बताने वाले जो पहले वैज्ञानिक हैं उनका नाम है आइजक न्यूटन। न्यूटन का नाम तो हर कोई सुना है, जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बताए थे, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताए थे, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताए थे। याद आ रहा है आइजक न्यूटन? तो जी हां, वही न्यूटन है और न्यूटन महोदय द्वारा ज्वार भाटा का सिद्धांत दिया गया। न्यूटन द्वारा, आप नोट करते चले जाएंगे, न्यूटन महोदय द्वारा, न्यूटन द्वारा ज्वार भाटा का सिद्धांत दिया गया, ईब एंड टाइड थ्योरी दिया गया। यानी समुद्र के लहरा का इस तरह से ऊपर उठना और फिर इस तरह से नीचे गिरना। ऊपर जो गया, ऊपर उठा, उसको ज्वार कहते हैं और जो नीचे आया इसे भाटा कहते हैं, इसको ईब, और नीचे आया उसको टाइड। क्लियर? अब न्यूटन दिए हैं, इसका मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर काम करता होगा। तभी न्यूटन ने इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझाया। तो हम लोग परिभाषा देख लिए, सिद्धांत को किसने दिया इस बात को देख लिए। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं कि ज्वार भाटा होने का क्या कारण है, किस कारण से ज्वार भाटा होता है। क्लियर? तो जी सर क्लियर है। देखिए, ज्वार भाटा होने का कुछ ना कुछ कारण है, और वह क्या कारण है? तो वह कारण है बल। बल में कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। आप लोग नोट करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण भाटा होने का कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा होता है, ईब एंड टाइड होता है, राइट। अब यहां पर क्वेश्चन मार्क यह है कि गुरुत्वाकर्षण बल, किसका गुरुत्वाकर्षण बल? तो देखिए यहां पर तीन बॉडीज हैं। एक सन, सूर्य सबसे जो बड़ा है, सबसे जो लार्ज है वह है सन, राइट। सूर्य सबसे बड़ा है। उसके बाद, सूर्य के बाद अगर दूसरे नंबर पर कोई है तो वह है पृथ्वी, और उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन है? चंद्रमा।
तो आप ऐसा मान लीजिए कि यह सन है, राइट। सूर्य हो गया सन। सन से निकलने वाली ये किरणें हैं, सन सूर्य, राइट, दैट्स क्लियर। और सूर्य का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, सूर्य का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसी तरह से यदि हम मान लें पृथ्वी, राइट, तो पृथ्वी का भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी का भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसी तरीके से हम मान लें चंद्रमा, राइट, चंद्रमा को यहां मान लेते हैं, मान लीजिए चंद्रमा, मून यहां है चंद्रमा, तो फिर चंद्रमा का भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। क्लियर। तो आप नोट कर लेंगे, क्या नोट करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल, शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं जीएफ। जी मतलब ग्रेविटेशनल, एफ मतलब फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब हुआ गुरुत्वाकर्षण बल। तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों का अपना अपना अलग अलग गुरुत्वाकर्षण बल है। लेकिन आप सूर्य को देखते हैं मॉर्निंग टाइम में, एकदम अर्ली मॉर्निंग में, तो सूर्य आपको छोटा दिखाई देता है। ऐसा छोटा क्यों दिखाई दे रहा है? दूरी के कारण, डिस्टेंस के कारण। हम लोग जितना दूर की वस्तु को देखेंगे वह उतना छोटा दिखाई देगा। अदरवाइज सूर्य है सबसे बड़ा, और जो सबसे बड़ा रहेगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा रहेगा। इसका मतलब सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा है, उसके बाद पृथ्वी से बड़ा है तो फिर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। चंद्रमा सबसे छोटी में है तो फिर सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा का है। क्लियर? तो जी सर क्लियर। अब आप देखेंगे कि पृथ्वी और समुद्र दोनों आपस में जुटा हुआ है, ऐसे ये रहा इस तरह से, ऐसे सागर का पानी देखिए यहां तक भरा हुआ है, ऐसे क्लियर है, सागर का पानी ऐसे भरा हुआ है, और यह हमारा क्या है, स्थल है, और यह क्या है, हमारा समुद्र है। तो एक तरफ समुद्र और स्थल, यह क्या है, स्थल क्या है, पृथ्वी है, और समुद्र के नीचे क्या होगा, तो समुद्र के नीचे भी तो सतह है, यहां भी सतह है, पृथ्वी के जैसा सतह है, सरफेस, पत्थर होगा, हार्ड रॉक होगा। क्लियर? अब क्या होगा कि जब गुरुत्वाकर्षण बल लागू होगा, ये पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, तो जी सर अपना बल है इसका। सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बल है, तो जी सर है। चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण बल है, तो जी सर है। अब क्वेश्चन मार्क यह है कि ज्वार भाटा होने के लिए किसका गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा प्रभावकारी होगा? क्लियर? तो बोलिए कि सर जिसका सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है उसी के कारण होना चाहिए। होना तो बिल्कुल चाहिए उसी के कारण, लेकिन हम लोग क्या देखे हैं कि यह जो सन है पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूरी पर है, पृथ्वी से इसका डिस्टेंस, इसका दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है, और चंद्रमा से दूरी क्या है, नजदीक है। तो दूरी बहुत अधिक होने के कारण सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है, फिर भी चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभाव कम पड़ता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ज्वार भाटा होने का कारण ये जो पृथ्वी पर आप जो फोर्स आ रहा है, और पृथ्वी का भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पानी को पकड़कर, वाटर को पकड़कर रखा हुआ है। तो चंद्रमा का जब गुरुत्वाकर्षण बल यहां आएगा, ऐसे यहां ऐसे आएगा, देखिए यहां से ऐसे आने देते हैं, फोर्स आएगा ऐसे,
तो यहाँ का पानी क्या होगा, ऐसे ऊपर उठने लगेगा, तो इसी को कहते हैं ज्वार। और जब ऊपर उठेगा तो नीचे भी गिरेगा, उसको कहते हैं भाटा। तो बोले सर सूर्य का भी तो गुरुत्वाकर्षण बल आएगा, तो जी हाँ, यहां से सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बल आ रहा है। क्लियर? तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों का लग रहा है, सूर्य का भी लग रहा है और चंद्रमा का भी लग रहा है। सूर्य का ज्यादा बल है गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन फिर भी चंद्रमा ही प्रभावकारी हो जा रहा है। ऐसा क्यों? हम लोग बात किए, ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य की दूरी ज्यादा है। सूर्य जो है यह ज्यादा दूरी पर है, दूरी अधिक है, और चंद्रमा का दूरी क्या है, कम है। इसीलिए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा प्रभावकारी होता है ज्वार भाटा के लिए। तो इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल ज्वार भाटा के लिए जिम्मेवार है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, लिखिए, तो मैं बोल कर लिखवा देता हूं। लिखिए, लिखिएगा, ज्वार भाटा के लिए, ज्वार भाटा के लिए, ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। क्लियर? अब यहां से प्रश्न कैसे पूछा जाता है टेक्निकल, उसको समझिएगा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ज्वार भाटा के लिए, ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा एवं सूर्य, चंद्रमा एवं सूर्य दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा एवं सूर्य, चंद्रमा एवं सूर्य दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेवार होता है। दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेवार होता है। क्लियर? नोट डाउन कर लिए, ज्वार भाटा के लिए चंद्रमा एवं सूर्य दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेवार होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर प्रश्न में पूछा कि ज्वार भाटा के लिए सबसे अधिक प्रभावकारी बल किसका होता है, तो आप आंसर करेंगे चंद्रमा, मून। और पूछ दिया कि ज्वार भाटा के लिए किसका किसका गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेवार होता है, तो आप आंसर करेंगे चंद्रमा एवं सूर्य दोनों, मून एंड सन बोथ। और अगर लॉजिकली पूछा कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होने के बावजूद भी कम प्रभावकारी होता है, क्यों? तो आंसर होगा दूरी के कारण। दैट्स क्लियर? तो आप देख लिए कि इस तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल दोनों का यहां पर लग रहा है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों के लगने के कारण समुद्र का पानी ऐसे ऊपर उठ रहा है सतह से, इसी को कहते हैं ज्वार, और नीचे गिर रहा है उसको कहते हैं भाटा। दैट्स क्लियर? तो जी सर क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रश्न आ सकता है या आएगा उसको नोट डाउन करवा दिए। चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग, नेक्स्ट समझते हैं। ये तो हो गया ज्वार भाटा क्या है। दूसरा हम लोग देखिए ज्वार भाटा होने का कारण क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट थर्ड देखने वाले हैं कि ज्वार भाटा का प्रकार क्या होता है और कैसे कैसे होता है। तो प्रकार देखने से पहले कैसे होता है इसको हम लोग समझते हैं, राइट? तो कैसे तो हम लोग एक बार देख चुके हैं, लेकिन फिर देखते हैं। यहां पर हमारा क्या है, सन, सूर्य,
और यहाँ क्या है, मून, मान लीजिए मून लिए हैं, एम लिखते हैं शॉर्ट में, या पूरा ही लिख देते हैं चंद्रमा, और यहां लिख देते हैं पृथ्वी। अब जब डायग्राम बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि सूर्य सबसे बड़ा है तो थोड़ा बड़ा बनाइएगा, पृथ्वी उससे छोटा है तो थोड़ा छोटा कर दिए, और चंद्रमा उससे छोटा है तो इसको भी थोड़ा छोटा कर दिए, पृथ्वी से भी छोटा कर दिए। क्लियर? तो जी सर यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे समझते हैं। यह सूर्य जो है यह स्थिर है, सूर्य क्या है जी, स्थिर है, यानी अस्टेबल है। अस्टेबल है इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट है। आप लिखेंगे इसको, सूर्य को क्या करेंगे, स्थिर। स्थिर का मतलब क्या होता है, अस्टेबल है। यह स्थिर है, यह स्थिर कहने का मतलब क्या है, यह किसी का चक्कर नहीं लगा रही है। सूर्य किसी का चक्कर नहीं लगा रही है, चुपचाप अपने पोजीशन पर है। और पृथ्वी क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, और पृथ्वी जब घूमेगी तो किसका चक्कर लगाएगी, सूर्य का चक्कर लगाएगी, राइट। तो पृथ्वी किसका चक्कर लगाएगी, सूर्य का चक्कर। यहां पर आप नोट डाउन कर लीजिए, यह भी प्रश्न पूछेगा आपसे कि पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है। आंसर करेंगे हम लोग, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। क्लियर? उसी प्रकार चंद्रमा को देख लेते हैं, चंद्रमा किसका चक्कर लगाएगी, तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाएगी। दैट्स क्लियर? आप देख रहे हैं यहां पर चंद्रमा किसका चक्कर लगाएगी, पृथ्वी का। यहां पर नोट कीजिए, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाएगी, पृथ्वी का चक्कर। क्लियर? तो जी सर क्लियर, यहां तक आप नोट कर लीजिए। यह भी प्रश्न सेपरेट रूप से अलग पूछा जाएगा आपसे। और हम लोग क्या देखे, ज्वार भाटा होने के लिए अभी अभी हम लोग देखे कि अगर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल मान लीजिए यहां से लग रहा है और यहां समुद्र होगा, तो समुद्र का पानी क्या होगा, ऐसे ऊपर उठ जाएगा। अगर चंद्रमा यहां है तो यहां से बल लगाएगा तो पानी इधर उठ जाएगा। तो इन्हीं तीनों का पोजीशन देखते रहना है कि कब कैसा स्थिति बनता है। चूंकि सन तो स्थिर है, लेकिन पृथ्वी और चंद्रमा दोनों मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो हमेशा एक ही स्थान पर नहीं रहेगा, बल्कि यह समय समय पर अपना स्थान बदलता रहता है। तो बदलता रहेगा तो ज्वार भाटा का पोजीशन भी बदलता रहेगा। तो आगे समझते हैं ज्वार भाटा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूरा दिन, अगर पूरे डे की बात करें तो पूरा दिन कितने घंटे का होता है जी, 24 घंटे का। लेकिन यहां पर 24 घंटा और 52 मिनट का समय नोट करेंगे। अब 52 मिनट का समय इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि फरवरी वाला जो टाइम होता है, फरवरी का महीना, वो कम होता है हमारा। तो 24 घंटा 52 मिनट पर कंसीडर होगा। इसको हम लोग ज्वार भाटा के संदर्भ में एक दिन बोलेंगे। एक दिन यानी वन डे, राइट। वन डे, एक दिन कितना को मान रहे हैं, 24 घंटा और 52 मिनट को। जनरली 24 घंटा तो होता ही है, लेकिन 52 मिनट ज्वार भाटा के संदर्भ में लिया जा रहा है। तो 24 घंटे 52 मिनट में 2 बार ज्वार आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 बार ज्वार होगा और 2 बार भाटा होगा। क्लियर? 2 बार ज्वार होगा और 2 बार भाटा होगा। नोट डाउन कीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 24 घंटे 52 मिनट पर 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा होता है। क्लियर? तो जी सर क्लियर। अब इसी तरीके से
अगर आपको एक बार निकालना होगा तो आप कह सकते हैं, बताइए एक बार ज्वार और भाटा होना होगा तो कितना समय लगेगा। तो हम लोग बोलेंगे एक बार ज्वार भाटा होने में आधा कर दीजिए। एक बार होना होगा तो 24 का आधा कर देंगे तो कितना होगा, 12 घंटा। तो एक बार ज्वार भाटा होने में 12 घंटा लगा, और 52 मिनट का आधा कर देंगे तो कितना होगा, 26 दूना 52, 26 मिनट। इसका मतलब यह हुआ कि एक बार ज्वार भाटा होने में 12 घंटा और 26 मिनट का समय लगेगा, 12 आवर एंड 26 मिनट्स। तो ये दोनों प्रश्न बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जाएगा। 2 बार ज्वार भाटा होने में 24 घंटा 52 मिनट का समय लगता है, और एक बार ज्वार भाटा होने में 12 घंटा 26 मिनट का समय लगेगा, 12 आवर एंड 26 मिनट्स का टाइम लगेगा। दैट्स क्लियर। और यह हमेशा होता है, डेली, रोज होगा। ज्वार डेली आएगा समुद्र में, और भाटा भी रोज होगा। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं ज्वार भाटा के जिसको हम लोग देख सकते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग इसका प्रकार पर बात करते हैं, ज्वार भाटा का टाइप्स पर आते हैं, राइट ना। तो जी सर, ऐसा करते हैं, हम लोग सीधा आगे बढ़ते हैं। ज्वार भाटा का प्रकार। अब प्रकार को अगर आप लोग देखेंगे तो इसको मुख्य रूप से 2 प्रकार में बांटा गया है। प्रकार तो और भी है लेकिन आपको यही 2 पढ़ना है। 2 प्रकार, कितने प्रकार, 2 टाइप्स। कौन कौन, तो एक है हमारा दीर्घ ज्वार, एक है हमारा दीर्घ ज्वार, और दूसरा है हमारा लघु ज्वार। दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार, 2 ज्वार है। अब दीर्घ का मतलब इंग्लिश भी याद रखना है। दीर्घ ज्वार का मतलब होता है हाई टाइड या स्प्रिंग टाइड, स्प्रिंग टाइड, राइट। कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ लेता है। दीर्घ ज्वार का मतलब है स्प्रिंग टाइड, और लघु ज्वार का मतलब होता है निप टाइड, निप टाइड। क्लियर। जी सर, क्लियर हो गया। अब हम लोग समझते हैं दीर्घ ज्वार क्या है और लघु ज्वार क्या है। यहां तक नोट कर लिए जी। अब देखिए, दीर्घ ज्वार को देखिए और लघु ज्वार को देखिए। दैट्स क्लियर। दीर्घ ज्वार में जैसा कि नाम से लग रहा है स्प्रिंग टाइड, यानी कि पहले के तुलना में ज्वार क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मान लीजिए इस तरीके से सपोज कीजिए आपका समुद्र है, और यह समुद्र का पानी भरा हुआ है यहां, राइट। अब 24 घंटे 52 मिनट पर आप पढ़े हैं, 24 घंटा 52 मिनट पे 24 आवर्स एंड 52 मिनट्स में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा हुआ है। ठीक, 12 आवर एंड 26 मिनट में 1 टाइम ईव एंड 1 टाइम टाइड हुआ है, एक बार हुआ है 1 टाइम। ये भी क्लियर हो गया जी सर। तो यदि ये ज्वार हो रहा है, नॉर्मल मान लीजिए इतना हो रहा है, नॉर्मल पानी इतना उठ रहा है, ज्वार और भाटा में सामान्य इतना है, तो कई बार ऐसी विशेष परिस्थितियां बनती है, स्पेशल ओकेजन बनता है जब यह पानी इतना उठ जाएगा, ऐसे ज्यादा ऐसे उठ जाएगा, देख रहे हैं ना। यानी कि उठना चाहिए था पीला वाला लेवल तक, येलो वाला लेवल तक, लेकिन उठ के चला गया ग्रीन लेवल तक, देख रहे हैं ना, इस लेवल पर उठ कर आ गया। तो अगर इतना लेवल बढ़ गया इतना से इतना, तो इसको कहेंगे दीर्घ ज्वार।
दीर्घ ज्वार यानी कि स्प्रिंग टाइड, स्प्रिंग टाइड, राइट। अब दीर्घ ज्वार को हम लोग क्या बोल रहे हैं? दीर्घ ज्वार को ऐसे प्रश्न में पूछा जाएगा, जवाब देंगे हम लोग कि सामान्य ज्वार की तुलना में, सामान्य ज्वार की तुलना में यदि ज्वार अधिक हो, सामान्य ज्वार की तुलना में यदि ज्वार अधिक हो तो उसे दीर्घ ज्वार कहा जाता है या उसे स्प्रिंग टाइड कहा जाता है। क्लियर? अब इसका जस्ट उल्टा करने वाले हैं हम लोग। अगर हमसे पूछा कि लघु ज्वार क्या है, तो सामान्य जो ज्वार होता है उस सामान्य ज्वार से वो कम होगा। मान लीजिए सपोज ये आपका लेवल है और ज्वार इतना नॉर्मली इतना पानी उठता है ऐसे, क्लियर, इस सतह तक पानी उठकर जा रहा है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, पानी का सतह ऐसे नीचे जा रहा है, देख रहे हैं ना ऐसे, इस लेवल से जो लेवल था, ए वाला लेवल था, ओरिजिनल लेवल था ये, L1 ऊपर गया है, L2 नीचे आ गया, देख रहे हैं ना। तो जो नॉर्मल लेवल है उस नॉर्मल लेवल से नीचे आ गया, ये ऊपर वाला अगर गया तो क्या हो गया, दीर्घ ज्वार, और नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, लघु ज्वार। तो लघु ज्वार में क्या हम लोग समझे, लघु ज्वार यानी कि नीप टाइड। नीप टाइड में हम लोग क्या समझे लघु ज्वार, कि एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा पोजीशन जिसमें, एक ऐसी स्थिति जिसमें सामान्य ज्वार की तुलना में ज्वार कम हो रहा है, सामान्य ज्वार की तुलना में ज्वार कम हो रहा है। अगर ऐसा पोजीशन बनता है, सामान्य ज्वार की तुलना में ज्वार कम बनेगा, तो इसको बोलेंगे लघु ज्वार। तो हम लोग दीर्घ ज्वार देख लिए, लघु ज्वार देख लिए, ये दो प्रकार थे। अब क्वेश्चन यह उठता है एग्जाम के लिए कि आखिर ये दीर्घ कब बनेगा और लघु कब बनेगा, कौन सा ऐसा सिचुएशन आएगा जब ऐसा हो सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। बिल्कुल ऐसा सिचुएशन होगा, लेट अस सपोज कि यहां पर सन है, ए वाला मान लेते हैं सूर्य, मानेंगे क्या, समझ लीजिए ए सन, लेकिन कलर तो थोड़ा सा अच्छा लेना चाहिए था। सन, सन, सन मतलब क्या होता है, सूर्य, यहां सूर्य। अब आपसे हम पूछ रहे हैं, बताइए जरा, सूर्य चक्कर लगाएगी किसी का, यस या नो? तो बोलिए सर नो, यह चुपचाप स्थिर रहेगी। अब पूछेंगे पृथ्वी चक्कर लगाएगी, तो बोलिए जी सर सूर्य का चक्कर लगाएगी पृथ्वी। तो चक्कर लगाने के क्रम में क्या देखते हैं कि चक्कर लगाते लगाते कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे, बाएं दाएं होते रहेगा पृथ्वी धीरे धीरे। तो मान लीजिए कि पृथ्वी अभी यहां है, ये रहा अर्थ, ये पृथ्वी हमारा यहां है, और चंद्रमा का क्या होगा सर? तो आप जानते हैं चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां, मान लीजिए अभी यहां है, अभी मान के चलिए चंद्रमा यहां पहुंच गई है। अब आप देखिए इस स्थिति को, देखिए इस पोजीशन को, देखिए आप क्या पढ़े हैं कि ज्वार भाटा होने के लिए, ईब एंड टाइड होने के लिए सूर्य एवं चंद्रमा दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेवार है, दोनों का। लेकिन अगर एक चुनना था तो चंद्रमा चुने थे, क्योंकि चंद्रमा क्या है, निकट है, नजदीक है। तो अब देखिए सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बल यहां लागू हुआ और चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण बल लागू हुआ, यानी पृथ्वी के ऊपर क्या हो रहा है कि दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। सूर्य का भी जीएफ आ गया और मून का भी जीएफ आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको GF1 कर देते हैं समझने के लिए, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स 2 करते हैं समझने के लिए, यानी दोनों मिल गया। अब जरा सोचिए कि जब दो मिला तो ताकत बढ़ेगा घटेगा? तो बोलिए सर ताकत बढ़ेगा। तो जब ताकत बढ़ गया तो ऐसी स्थिति में, ऐसा कंडीशन में क्या होगा,
समुद्र का पानी पृथ्वी के सतह से ज्यादा ऊपर जाएगा, और यदि ऐसा हुआ तो इसे बोलेंगे दीर्घ ज्वार। अब आपसे प्रश्न पूछेगा दीर्घ ज्वार की स्थिति होती है कब, ये ऑप्शन देगा, तो आप आंसर चंद्रमा से पकड़िएगा। ऑप्शन में रहेगा जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य हो। चंद्रमा को देख रहे हैं ना, मून को, मून कहां है, चंद्रमा कहां है, तो बोले सर चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में है, और जैसा हम लोग जानते हैं सूर्य तो स्थिर है, तो यदि ऐसा कंडीशन बनता है तो इसे कहेंगे दीर्घ ज्वार, यानी स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीर्घ ज्वार यानी कि स्प्रिंग टाइड इस कंडीशन में बनेगा। दैट्स क्लियर। तो जी सर क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दीर्घ ज्वार के बाद हम लोग देखते हैं लघु ज्वार का पोजीशन। तो फिर से हम लोग सन को लेने वाले हैं, सूर्य को। देखिए यहां सन, सूर्य तो जहां है वहीं रहेगा, इसको तो घसकना नहीं है। पृथ्वी क्या हो रहा है, घूमते घूमते मान लीजिए अर्थ को कि यहां पर है, ये हमारा अर्थ। अब मून को क्या करना है, मून पृथ्वी का चक्कर लगा रही है ना, तो चक्कर लगाते लगाते मून का पोजीशन यहां है, मान लीजिए ये रहा मून। क्लियर। मून कभी यहां पहुंचेगा, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, ऐसे 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 चक्कर लगाते रहेगा पृथ्वी का। इस बार क्या देख रहे हैं कि सूर्य अपना गुरुत्वाकर्षण बल यहां लगाया पृथ्वी पर, और चंद्रमा अपना गुरुत्वाकर्षण बल यहां लगा दिया। यानी इस बार दोनों बट गया, ताकत जो है दो भागों में बट गया। तो सूर्य इधर खींच लेगा और मून इधर खींच लेगा। तो दोनों का चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल दोनों का अलग अलग दिशा में है, तो पानी क्या होगा, यहां से डायगोनली, यानी कि यहां से देखिए ऐसे बट जाएगा, ऐसे देख रहे हैं ना, डायगोनली बट जाएगा। यानी अगर ऐसा स्थिति होगा तो जो पहले से नॉर्मल था, सामान्य, सामान्य से भी यह कम होगा, नॉर्मल से भी कम होगा, और जब सामान्य से कम होगा तो इसे हम लोग कहते हैं लघु ज्वार। ऐसी कंडीशन में लघु ज्वार होगा, निप टाइड होगा, राइट। निप टाइड का मतलब होता है लघु ज्वार। तो लघु ज्वार पूछेगा तो परिभाषा तो आपको बता ही दिए हैं कि सामान्य ज्वार की तुलना में कम होगा तो लघु ज्वार। और पूछे कब होगा कम, तो बोलेंगे जब सूर्य और जब पृथ्वी और चंद्रमा दोनों विपरीत दिशा में हो। आप देख रहे हैं यहां पर पृथ्वी यहां, मून वहां, चेंज हो रहा है ना पोजीशन। लघु ज्वार और दीर्घ ज्वार कब होता है इसको हम लोग समझते हैं, राइट। तो एक आप ग्रहण वर्ड सुने होंगे, ग्रहण लग गया। ग्रहण मतलब होता है इक्लिप्स, राइट। अब सूर्य पर ग्रहण लगा हुआ है तो ऑप्शन होगा सूर्य ग्रहण, और अगर चंद्रमा पर लगा हुआ है ग्रहण तो बोलेंगे चंद्र ग्रहण, राइट। चंद्र ग्रहण को कहा जाता है ल्यूनर इक्लिप्स, और सूर्य ग्रहण को कहा जाता है सोलर इक्लिप्स। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का मतलब क्या हुआ, और किसे कहा जाता है। तो जब सन का लाइट, सन का प्रकाश देखिए आ रहा है ऐसे पृथ्वी पर, क्लियर, और पृथ्वी बीच में आ गया, किसके बीच में, चंद्रमा के बीच में आ गई है। यानी चंद्रमा पर क्या हो रहा है, छाया बन रहा है, चंद्रमा पर छाया बन गया, शैडो बन गया। किसका छाया बन गया जी, सर पृथ्वी का छाया बन गया। इसीलिए जो दिखाई नहीं पड़े उस पर ग्रहण लग गया। तो क्या किस पर छाया बना है, चंद्रमा पर छाया बना है, इसीलिए इस कंडीशन को बोलेंगे चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। इस तरह का मान लीजिए छाया पड़ गया तो इसको बोलेंगे चंद्र ग्रहण हो गया,
यानी कि ल्यूनर इक्लिप्स हो गया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चंद्र ग्रहण यानी ल्यूनर इक्लिप्स कब होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब पृथ्वी जो बीच में रहेगा, आंसर वहीं से शुरू करना है जो बीच में रहेगा ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य आ जाए, सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य आ जाए, लाइट को दिखाए से सीधा जाके कट गए से, अगर ऐसा पोजीशन बनता है तो इसे बोलेंगे चंद्र ग्रहण यानी ल्यूनर इक्लिप्स। क्लियर। तो जब चंद्र ग्रहण बनेगा तो इस स्थिति में क्या होगी, इस स्थिति में क्या होगा जरा खुद सोचिए। 180 डिग्री कोण बन रहा है सीधा सीधा, यानी कि पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य तीनों एक सिद्ध में है, लेकिन वर्टिकल है। सूर्य देखिए यहां पर अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाए खींचा, और चंद्रमा देखिए ऐसे उल्टा खींच रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ज्वार थोड़ा सामान्य से कम हो जाएगा। तो चंद्र ग्रहण को भी देख लिए हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर हमारा सन है, सूर्य है। क्लियर। और सूर्य के बाद यहां पर चंद्रमा आ गया। इस बार चंद्रमा बीच में है और यहां नीचे पृथ्वी। अब क्या होगा, सूर्य का प्रकाश जब फॉल करेगा, सूर्य का लाइट आ रहा है इस बार। क्लियर। तो सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो चंद्रमा रोक दिया, और चंद्रमा बीच में पड़ा, रोक दिया, जिसके कारण पृथ्वी पर क्या हो गया, यहां पर छाया बन गया। पृथ्वी पर छाया बन गया। क्लियर। तो क्या नहीं दिखाई देगा, अगर पृथ्वी से, अर्थ से, यहां से देखेंगे हम लोग, यहां से आप देखिएगा तो क्या नहीं दिखाई दे रहा है। तो चूंकि चंद्रमा बीच में आ गया, अपना छाया यहां बना दिया, तो सूर्य देखेंगे ऐसे सीधा तो दिखेगा नहीं, दिखेगा। क्यों? क्योंकि बीच में तो चंद्रमा आकर रोशनी को रोक दिया। तो चूंकि बीच में मून आ गया, चंद्रमा आ गया, इसीलिए सूर्य नहीं दिख रहा है। और जब नहीं दिख रहा है, जो नहीं दिखा उस पर ग्रहण लग गया। राइट। तो यहां पर क्या होगा, सूर्य ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। अब आप देख रहे हैं सूर्य ग्रहण में कि पृथ्वी पर दोनों ताकत लगा रहा है। कौन कौन? ये सूर्य भी लगा रहा है और चंद्रमा भी लगा रहा है। तो सूर्य ग्रहण में क्या होगा, सूर्य ग्रहण एक ऐसी स्थिति है जब सूर्य और चंद्रमा दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल एक साथ लग रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में सर सूर्य ग्रहण होगा, सोलर इक्लिप्स। और ज्वार भाटा कैसा होगा, तो दोनों मिल जा रहा है तो ताकत ज्यादा लग रहा है, और ज्यादा लग रहा है तो क्या बोलेंगे, दीर्घ ज्वार यानी कि स्प्रिंग टाइड होगा। राइट। दीर्घ ज्वार होगा, स्प्रिंग टाइड का पोजीशन बनेगा। दैट्स क्लियर। तो जी सर क्लियर। और लघु ज्वार का दिखाई दिए। लघु ज्वार कब बनेगा, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक समकोण पर हो, तब उस कंडीशन में। और दूसरा कंडीशन देखे, जब दोनों अपोजिट हो गया था, उस कंडीशन में हम लोग देखे। क्लियर। तो इस प्रकार से ज्वार भाटा हम लोग का कंप्लीट हुआ। केवल इसका परिणाम अब चर्चा करना है। तो परिणाम भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद डायग्राम में आपको दिखाएंगे, चित्र में दिखाएंगे कैसे ईव एंड टाइड रियल में दिखाई देगा आपको। तो परिणाम, आइए पहला परिणाम में हम लोग जानते हैं कि ज्वार भाटा से अगर होता है तो यह व्यापार करने में सहायता करेगा, ट्रेड करने में सहायता करेगा, व्यापार में सहायक। आपसे प्रश्न पूछेगा ईव एंड टाइड ज्वार भाटा का क्या लाभ है, तो पहला लाभ दिखा रहे हैं, व्यापार में सहायक। कैसे सहायता करेगा देखेंगे उसको। ज्वार भाटा यानी जब ज्वार होता है तो कई बार क्या होता है कि ऐसे बंदरगाह होते हैं, ऐसे पोर्ट होते हैं, सामुद्रिक बंदरगाह, जहां पर जलयान
नहीं पहुंच पाता है कम पानी के कारण। तो जब लहरा आता है, समुद्र का लहरा आता है, तो उस लहरे के साथ साथ जलयान जाता है। तो व्यापार करना बड़ा सरल हो जाता है, आसान हो जाता है, फ्यूल की बचत होती है, ईंधन की बचत होती है। और इसका उल्टा जब भाटा होगा तो जलयान को वहां से आने में, समुद्र तट से दूर आने में मदद मिलता है। ऐसा एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है हम लोग के पास। गुजरात में एक बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह, राइट। गुजरात में एक बंदरगाह है, देखिए यहाँ कांडला बंदरगाह, राइट। तो गुजरात का जो बंदरगाह है कांडला बंदरगाह गुजरात में, राइट। कांडला, कौन सा? कांडला बंदरगाह। ये पूछे कैसा बंदरगाह है, तो यह ज्वारीय बंदरगाह है, टाइडल पोर्ट है। और ज्वारीय बंदरगाह क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पानी कम है। लेकिन इस पता है ये वाला कौन सा है? यह है अरब सागर। तो जलयान, बड़े बड़े जलयान जो हैं, वो क्या होता है, जब ज्वार आता है तो लहरा इसको धकेलना शुरू करेगा, और धकेलते धकेलते यहाँ बहुत आराम से कांडला तक पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ज्वार आएगा तो पानी क्या होगा, वाटर लेवल इधर बढ़ जाएगा, पानी का मात्रा जो है बढ़ जाएगा। और पानी का मात्रा बढ़ जाने से बहुत ही सरल से, बहुत ही आसानी से, सरलता पूर्वक जलयान यहां पहुंच जाता है। दैट्स क्लियर। तो एक लाभ आप देख लिए, व्यापार करने में, ट्रेड करने में बहुत सहायता मिलता है। दूसरा है समुद्री संसाधन या संसाधन की प्राप्ति। जब ज्वार आता है तो ज्वार आने के क्रम में क्या देखेंगे, समुद्र की गहराइयों में जो मूंगा मोती छिपी रहती है, या जो ऊपर ऊपर मछलियां हैं वो छिपी होती है, वो मछलियां चलकर समुद्र के तट पर आ जाती है। इधर से जो समुद्र का संसाधन है, देखिए कोस्टल एरिया में, तट वाला एरिया में आ जाएगा, और यहाँ नेविगेट करना, यहाँ पर उसको जो मछुआरे हैं बहुत आराम से मछली पकड़ सकते हैं, या समुद्र की कीमती संसाधनों को प्राप्त कर सकते हैं। एक और जो महत्वपूर्ण परिणाम है, ये समुद्र का जो ज्वार भाटा जब आता है, पानी का ऊपर उठना और फिर पानी का नीचे गिरना, तो ऊपर उठने और नीचे गिरने के बीच में जो गैपिंग होती है, उससे ज्वारीय ऊर्जा निकाला जाता है, टाइडल एनर्जी। ज्वारीय ऊर्जा का मतलब होता है टाइडल एनर्जी, यानी कि उठता हुआ पानी से जो एनर्जी हुआ और गिरता हुआ पानी से जो एनर्जी हुआ, टरबाइन घुमाकर और इलेक्ट्रिक जनरेट किया जाता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरीके से ज्वार भाटा हम लोग के लिए लाभदायक ही लाभदायक है। और नदीय स्थलाकृति में आप पढ़े थे, याद कीजिए जरा, कि एक नदी जो है नर्मदा नदी, वो एस्चुअरी बनाती है, ताप्ती नदी भी एस्चुअरी बनाती है, और यह अपने अवसादों को देखिए यहाँ तट पर जमा कर देती है अरब सागर में। और ज्वार भाटा क्या करता है, ज्वार जब आएगा तो इसको ले लेगा अपने साथ, और भाटा आएगा तो यहाँ से जो भी सेडिमेंट्स है उसको लेकर दूर चला जाता है। इस नदी के मुहाने को क्या करती है, नेचुरली क्लीन करती है, प्राकृतिक रूप से साफ कर देती है। तो ज्वार भाटा हमारे लिए लाभदायक है। अब कुछ पिक्चर्स के माध्यम से इसको आप रियलाइज कीजिए, कुछ चित्र के माध्यम से जो हमारे पास फिगर है। तो यह हमारा कंप्लीट हो गया, ज्वार और भाटा, ईव और टाइड को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग बनाए हैं, ये सूर्य है, पृथ्वी, छाया, चंद्रमा। देखिए पृथ्वी किसके किसके बीच में है जी, तो बोलिए सर पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में है। और आप जानते हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी हो तो क्या होगा, छाया नहीं पड़ेगा। छाया क्या, किस पर, तो चंद्रमा जो है ढक जाएगी, चंद्रमा कवर हो गया। और जब चंद्रमा कवर हो गया, छाया बन गया, अम्बरा बन गया, तो इस पर क्या बोलेंगे, चंद्र ग्रहण लग गया। और जब चंद्र ग्रहण लग जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा जी, उस कंडीशन में ज्वार भाटा का जो है सामान्य ज्वार भाटा बदल जाएगा, राइट, सामान्य नहीं रहेगा वो। दूसरा कंडीशन देखिए, ये आप देख रहे हैं कैसे ग्रहण कैसे लग रहा है। नेक्स्ट देखिए सूर्य ग्रहण में क्या देखेंगे हम लोग, देखिए चंद्रमा, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए तो इसे सूर्य ग्रहण कहेंगे।
इसमें सूर्य का चंद्रमा का दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल साथ में जुट रहा है, तो क्या होगा जी, दीर्घ ज्वार का स्थिति हो जाएगा। ज्वार, ये जो आपका जलयान का है, जलयान देखिए जब ज्वार भाटा आता है, जब ईब एंड टाइड आता है ज्वार भाटा, तो हम लोग बात किए थे ना कि ज्वार भाटा क्या करेगा, ज्वार जलयान को धकेलने में सहायता करेगा और इसको धकेल कर बहुत दूर ले जाएगा। कांडला बंदरगाह, गुजरात का कांडला बंदरगाह, इसका आपको एग्जाम्पल दिए थे, उदाहरण दिए थे। उसी तरीके से यहाँ भी जलयान का बहुत सारा है। देखिए ये पोर्ट पर आ चुके हैं, बंदरगाह पर आ चुका है, ये सारा पोर्ट पर बंदरगाह पर पहुंच गया है। तो कई बार क्या होता है कि बंदरगाह तक लाने में, पोर्ट तक लाने में बहुत बहुत सहायता करता है। कौन सहायता करता है जी, तो पोर्ट तक लाने में सहायता करता है, हेल्प करता है आपका ज्वार। जब ज्वार आएगा तो ये जलयान बहुत आराम से मूव करके आ पाएंगे। उसी तरीके से देखिए दीर्घ ज्वार का यहां दिखाया जा रहा है। दीर्घ ज्वार जब होगा तो स्थिति इसकी बहुत बड़ी हो जाती है। देख रहे हैं ना पानी, वाटर कैसे ऊपर उठ रहा है। और उड़ीसा के पुरी के तट पर जाएंगे, उड़ीसा में, तो वहां आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। लहरा आता है तो लहरा आप फील भी कर सकते हैं, राइट।